नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। और वैसे भी बात किया जाए तो एक विद्यार्थी जीवन का लॉकडाउन तभी ख़त्म होता है जब तक किसी न किसी फील्ड में उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए आप अपने लॉकडाउन को अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई पर, अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। हमारे साथ हर एक प्रश्नों का डिस्कशन करते हुए चलिए और उसको सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए। ये जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी, यह लास्ट टॉपिक है उसका, और इसका नाम है विविध। इसमें लगभग जो भी या जिस टाइप के प्रश्न छूटे हुए हैं उनको हम शामिल करने का प्रयास किए हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि सूक्ति वाक्य किसके प्रतीक के साथ जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं इसका आंसर बताऊं, हो जाएगा डी। यह है भारत के भौगोलिक संकेत से। देखते हैं कुछ व्याख्या है क्या इसके बारे में। नहीं, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी इसके बारे में। भौगोलिक संकेत जो होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष से जुड़ी उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी यह विशेषता उस क्षेत्र विशेष से संबंध होती है। और जीआई टैग के लोगो के साथ अतुल्य भारत की अमूल्य निधि टैगलाइन जुड़ी हुई है, जो कि आपका आंसर है। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, और यह है, 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? तो आपको इसका आंसर पता होगा, यह है डी, हिंदू सभा। और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लीजिए आप। 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में मदन मोहन मालवीय ने सर्वोदेशक हिंदू सभा की स्थापना की। आगे चलकर इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। और कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हिंदू महासभा की ओर से जयकर एवं वीएस मुंजे ने भाग लिया था। हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। रानी की वाव बावड़ी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अनुमोदित किया गया था। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो आप पेपर में पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, यह गुजरात में है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। पाटन गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे स्थित रानी की वाव का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी उदयमती ने 1063 ईस्वी में करवाया था। यह बावड़ी जटिल मरुगुर्जरा स्थापत्य शैली में उल्टे मंदिर के रूप में 7 मंजिल में बनाई गई थी। यूनेस्को के सीढ़ीदार कुएं के निर्माण में तकनीकी कुशलता और वर्षा जल संरक्षण में योगदान के लिए इसे 2014 में विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख के अपने रिवाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और वह है, भारत के चांगथांग क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है? तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं इसका आंसर बताऊं, ये हो जाएगा सी, पश्चिमी ऊन। फिर भी इनके बारे में कुछ तो जानना इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप जान लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चांगथांग क्षेत्र के चांगपा जनजाति पाई जाती है। पश्मीना एक पर्शियन शब्द है। यह उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाई जाने वाली चांगथांगी बकरी या पश्मीना बकरी से प्राप्त की जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर, और वह यह है कि सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलाना है। 2 सूची दी गई, कुछ त्यौहार के नाम दिए हैं और उनका अवसर दे दिया गया, किस तरह से किस अवसर पर मनाया जाता है। तो आपको ये मैच करना है। आप अगर पिछला वीडियो अच्छे से सुने होंगे तो आप वल्लम कल्ली के बारे में जानते ही होंगे। यह एक प्रकार का नौका दौड़ है। और बात किया जाए पूरम त्यौहार की, तो ये मंदिर का त्यौहार होता है। और उसके बाद सी, चपचार कूट, यह क्या है? ये वसंत उत्सव पे मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और डी, माधवराय मेला। अब यह एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह के अवसर पर यह मेला लगता है। अब इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स जानना है तो आप व्याख्या देख लीजिए। अरनमुला अथवा वल्लमकली एक अनुष्ठानिक नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम के अवसर पर किया जाता है। यह अरनमुला के पार्थ सारथी मंदिर द्वारा संचालित किया जाता है। केरल के मंदिरों में अप्रैल मई के महीने में मनाया जाने वाला पूरम पर्व केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है। चपचार कूट मिजोरम में बसंत के समय मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। इस दौरान किए जाने वाले प्रमुख नृत्य चेराव,
खुल्लम व सरल मकई है। माधवराय मेला गुजरात का एक प्रमुख मेला है जो कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह से संबंधित है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया माधवराय मेला लगता कहाँ है, वो गुजरात में, और किसके संदर्भ में है, कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह से। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 कथन दिया है, 4 है, और आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आप चारों ऑप्शंस को यदि देखे होंगे और आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा। इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जबकि 3 सही है। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। प्राचीन भारत का समय वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा है। इस दौरान प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य चिकित्सा में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, किंतु अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, दमा अनेक रोगों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। गणित के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन काल से ही समृद्ध है। शून्य का ज्ञान, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, समीकरणों, वर्गमूल, घनमूल, पाई के मान को भारतीयों द्वारा ही खोजा गया है। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत दिया गया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय आदि ने महत्वपूर्ण स्थापनाएं की। ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारणों संबंधी जानकारियां भारतीयों द्वारा दी गई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? आपको ये बताना है। 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च, 21 अप्रैल। तो आप एक बार बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलवाया। इसका प्रथम महीना चैत्र 22 मार्च अथवा 21 मार्च से आरंभ होता है। इस संवत का नाम शक संवत था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी संवत का प्रयोग किया जाता है। अब यह प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसी संवत का प्रयोग किया जा रहा है। अब हिंदू या हिंदी महीनों में वर्ष को निम्न तरह से विभाजित किया गया है। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हमें तो पता होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन हिंदू के महीने भी किस मंथ में पड़ते हैं इंग्लिश के, वो भी तो जानना बहुत जरूरी होता है। तो देख लीजिए, चैत्र के समय क्या आता है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल के बीच क्या होता है? चैत्र होता है। अप्रैल और मई के बीच क्या होता है? वैशाख। और मई से जून के बीच ज्येष्ठ। इस समय क्या चल रहा है? ज्येष्ठ। जून से जुलाई के बीच क्या होता है? आषाढ़। जुलाई से अगस्त के बीच श्रावण, जिसे कुछ लोग सावन भी कहते हैं। लड़कियां सावन का व्रत भी रखती हैं। अगस्त से सितंबर के बीच होता है भाद्रपद। सितंबर से अक्टूबर के बीच आश्विन। अक्टूबर से नवंबर के बीच कार्तिक होता है। और एक आता है उसमें मार्गशीर्ष, अग्रहायण कहा जाता है, नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। पौष दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। माघ जनवरी से फरवरी के बीच होता है। फागुन फरवरी से मार्च के बीच। शक संवत के अलावा विक्रम संवत भी समय गणना की एक प्रणाली है। यह संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। इसका प्रणेता उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह है रखने वाला जो प्रचलन है, वो किस संवत से है? विक्रम संवत से है, ना कि शक संवत से। और शक संवत के संदर्भ में ऊपर जो भी डिटेल्स था वो भी आपको याद रखना है। वो शक संवत किससे था? कुषाण शासक कनिष्क के संबंधित था, वो भी 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत किससे है? 57 ईसा पूर्व। आप इसे देख सकते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के संप्रतीक के नीचे
उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? ये तो हर किसी को पता होता है, मुंडक उपनिषद से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनके बारे में जानना सच में बहुत ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए क्या ज़रूरी है। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। इसलिए आप सच्चे से पूरी सत्य, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई भी करेंगे तो आप भी विजय वर्ग जरूर अर्जित करेंगे। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडकोपनिषद, यही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो सब हर किसी को पता होता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन यह भारी मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है और अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद प्रमुख हैं। अब ये एक फैक्ट और भी इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है तथा ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है। सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैली। आप यही देखिए अनुमान लगा सकते हैं। क्या सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैल सकती है क्या? नहीं, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया तो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, ए कट गया, डी कट गया, क्योंकि इस दोनों में एक है। अब बचा, अब लड़ाई किस में होगी? ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में। तो इसमें 2 और 3, 2 तो दोनों में कॉमन है इसलिए 2 सही हो गया। अब बचा 3। अब आपको यही पता करना है थर्ड सही है गलत। पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। अब इसके लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो फाइन आर्ट्स या फिर एंशियंट कुछ न कुछ तो आप पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। मतलब सुमात्रा में बस्ती स्थापित करने की जो परंपरा किससे थी, वो बताइए किससे? पल्लवों से, ना कि पांड्य से। तो ये थर्ड भी गलत हो गया, तो आंसर निकल के आ गया आपका 2। लेकिन स्टेटमेंट देख लीजिए, बर्मा जो आज के टाइम पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, के पेगू और मोलमेन सुवर्ण भूमि कहलाते थे। यह स्टेटमेंट आपका सही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया? कंबोज, चंपा, जावा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोज, कंबोडिया और चंपा में शैव राजाओं ने शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह देश संस्कृत विद्या का केंद्र माना जाता था। कंबोज में असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं। तो ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कंबोज में असंख्य अभिलेख प्राकृत या किसी और भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में मिले हैं। अब हम आगे अपने अगले प्रश्न पर। भारतीयों ने निम्नलिखित में से किस देश से पान की बेल लगाने की विधि सीखी है? इसका आंसर हो जाएगा सीधे इंडोनेशिया। अब ऑप्शंस एक एक पढ़ के मैं आपको कुछ बताऊंगी तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे फैक्ट है। तो आप जान सकते हैं पान की बेल लगाने की विधि कहाँ से आई? इंडोनेशिया से। कुछ व्याख्या है इनके बारे में? नहीं, कुछ तो है नहीं खास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं इनके बारे में। भारतीयों ने इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि सीखी और भारतीयों ने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का डालना भी सीखा। ये देखिए इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपको कभी भी इस तरह के प्रश्नों को एलिमिनेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा कि भारतीयों ने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का डालना सीखा और चीन से रेशम उत्पादन सीखा, परंतु कपास उत्पादन कौशल भारत से चीन और मध्य एशिया में गया। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ विद्वान का नाम दे दिया है और आपको बताना है यह क्या विद्वान, उनके सामने जो भी विषय दिया गया है क्या ये उसके संदर्भ में सही है? तो वराहमिहिर दार्शनिक, विशाखदत्त नाटककार, शंकर गणितज्ञ,
देखिए आप कितना अच्छा इसको समझ सकते हैं। शंकर का नाम इतना ज़्यादा सुने हुए हैं, बचपन से ही ज्ञान के लिए इनकी कहानियाँ कितनी प्रसिद्ध थी। तो शंकर क्या गणितज्ञ हो सकते हैं क्या? नहीं ना, ये तो एक दार्शनिक थे। इसलिए 3 तो गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ 3 है आप कट कर दीजिए। सी कट गया, डी कट गया। अब 1 और 2, और फिर दूसरे में बचा 2, 2 कॉमन हो गया। अब लड़ाई आ गई किसमें? बस एक में। अब एक वरामिहिर, तो वरामिहिर तो दार्शनिक थे ही नहीं, वह तो एक गणितज्ञ थे। नहीं, गणितज्ञ नहीं, सॉरी, वो तो एक खगोल विज्ञानी थे। इसलिए वरामिहिर किससे संबंधित थे? खगोल विज्ञान से। विशाख दत्त वह एक नाटककार थे। शंकर एक दार्शनिक थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्राचीन काल में गणित के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें 3 कथन दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ना कि ये बताना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, भारत में सबसे पहले अंकगण और दार्शनिक पद्धति का प्रयोग हुआ, तो आप जानते ही होंगे इस कथन के बारे में। दूसरा देखते हैं, पश्चिमी देशों ने दार्शनिक पद्धति चीनियों से सीखी। अब आप तो समझ गए होंगे पहला कथन तो सही है। अब दूसरे में हो सकता है कन्फ्यूज हो सकते हो, कुछ लोगों को पता भी हो। फिर भी हम तीसरा देखते हैं, दार्शनिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के से आरंभ होता है या उसके आरंभ का है। तो आप जानते होंगे 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पश्चिम देशों ने जो दार्शनिक पद्धति ये अरबों से सीखी थी, ना कि चीनियों से। बल्कि चीनियों ने जो दार्शनिक पद्धति सीखी वो कहाँ से सीखी? वो बौद्ध धर्म से। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। गणितज्ञ के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए: अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। देखिए अब यहाँ तो हर कोई जानता होगा, जब जीरो दिया था मेरे भारत, मतलब जीरो जीरो को लेकर के भारतीयों ने दिया दार्शनिक पद्धति या शून्य का प्रयोग, लेकिन अंकन पद्धति भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखना है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक या अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, परंतु अरबों ने अपनी अंकमाला को हिंदसा कहा। पश्चिमी देशों ने दार्शनिक दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी, जबकि चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आपस्तंभ ने निकाला। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस्तंभ ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। और दूसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आपस्तंभ नहीं बल्कि आर्यभट्ट ने दिया, वो भी 5वीं सदी के आसपास के ये फेमस गणितज्ञ थे। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया? तो इसका आंसर होगा ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की और उसने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। तो कभी कभी स्टेटमेंट इस तरह से बना दे, बेबीलोनियाई विधि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों के पता लगाने से संबंधित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उसने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सॉरी, इस वीडियो में तो बस इतना ही प्रश्न था 15 तक। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, हम उसमें भी 15 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ाई करिए। इस लास्ट चैप्टर में विविध जिसका नाम है उससे संबंधित